हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो इस वीडियो में ना हम इस चैप्टर में हमको ओवरव्यू मिल जाएगा पूरी बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी। और ये जो बुक है ना ये मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में बताती है। जैसे कि हमने 6th क्लास में देखा था वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री जो अर्ली एम्पायर्स थे उसमें उसमें वो बताया गया था। और भी चीज़ें बताई गई थी जैसे कि हंटर गैदरर्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है, और मिडिएवल में क्या आता था, जो कि दिल्ली सल्तनत थी, मुगल्स थे और भी जो चोलास थे। ठीक है, तो उनका रूल के बारे में देखेंगे हम। फिर मॉडर्न में ब्रिटिशर्स ने जो कब्जा किया था ना उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में जो 9th क्लास है ना उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है। तो ना एक हिस्टोरियंस ने ना इसको डिवाइड कर दिया है ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हम इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो ये जो मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में इसमें हम जानेंगे। तभी देखते हैं मैप 1 एंड मैप 2 दिया गया यहाँ पर। तो मैप 1 ये है और मैप 2 ये है। ठीक है, तो टेक अ लुक। मैप जो 1 है ना, मैप 1 जो मेड किसने बनाया था 1154 CE कॉमन एरा में बनाया गया था। अरब जोग्राफर थे अल इदरीसी नाम के एक अरब जोग्राफर थे, उन्होंने मैप 1 बनाया था। ठीक है, तो डिटेल्स दी है उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इस मैप में। ठीक है, और जो मैप 2 है ना वो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था 1720s में। ठीक है, तो एक कार्टोग्राफर कौन थे, पर्सन हु मेक्स मैप्स, जो कि मैप बनाता है ना उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। तो टू मैप्स, जो दोनों मैप है ना बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट मैप और सेकेंड मैप जो है, इन अल इदरीसी के मैप में ना जो नॉर्थ इंडिया है और श्रीलंका है तो उसको टॉप में दिखा दिया है। ये देखो टॉप में दिखा दिया है, और जो नेम्स हैं वो अरेबिक में लिखे गए हैं। जैसे कि कन्नौज है उत्तर प्रदेश का, तो वो अरेबिक में लिखे गए हैं। इसमें ना अच्छे से कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर जो 600 साल बाद मैप बनाया गया था ना, जो कि मैप 2 है, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था 1720 में। तो इन्फॉर्मेशन जो सब कॉन्टिनेंट की है वो चेंज, तो इन्फॉर्मेशन जो सब कॉन्टिनेंट की चेंज हो गई थी। ठीक है, ये वाला मैप ज़्यादा फैमिलियर है हमको। ठीक है, इस मैप में ना, इस मैप को ना कोस्टल एरियाज़ वगैरह भी अच्छे से दिखाए गए हैं इसमें। देखो ये वाला जो मैप है ना ज़्यादा फैमिलियर लगता है, आज के मैप से थोड़ा मिलता जुलता है ना। तो ये यूरोपियन सेलर्स, जो यूरोपियंस नाविक थे ना, और जो यूरोपियंस मर्चेंट थे, जो मर्चेंट आए थे ना हमारे यहाँ, तो यही मैप को यूज़ करके आए थे। जो वोएजेस में आए थे, जो यात्रा थी ना उनकी बड़ी बड़ी यात्राएं हुआ करती थी यूरोपियन से, जो सी के थ्रू आना, यूरोप से सी के थ्रू जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो वो ना डिफ़िकल्ट था, बहुत बड़ी यात्रा हुआ करती थी। तो यही वाला मैप यूज़ करके वो लोग आए थे। जो इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो साइंस है कार्टोग्राफी की, वो जो टाइम के साथ साथ डिफरेंट होती गई है ना, 600 साल बाद डिफरेंस हो गया ना दो पीरियड में। तो जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, मैप देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं पास्ट के, तो वो भी तो सेंसिटिव होते हैं, उनमें भी तो डिफरेंस आ जाएगा, है ना। जो कंटेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन, जो उस सिचुएशन में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी फिर बाद में कुछ लिखा गया, तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो वर्ड होते हैं, लैंग्वेज होती है, उसकी भी मीनिंग चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इफ़ द कंटेक्स्ट, जो सिचुएशन थी वो चेंज हो जाती है, इन्फॉर्मेशन जिस टाइम पर प्रोड्यूस की गई थी। व्हाट अबाउट द लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो लैंग्वेज और मीनिंग का क्या है फिर, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमको पता चलता है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जो कि चेंज हुई कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। ठीक है, जो कि ना लैंग्वेजेस भी चेंज होती जाती थी ईयर्स के साथ साथ। मिडिएवल पर्शियन की अगर बात करें तो मॉडर्न पर्शियन से अलग थी। ठीक है, और डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट, तो ग्रामर और वोकेबलरी बस डिफरेंस नहीं होती थी, जो वर्ड का मतलब था ना, मीनिंग, वो भी चेंज हो जाता था टाइम के साथ साथ। एक यहाँ पे ना एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि हिंदुस्तान का बताया गया है। टुडे वी अंडरस्टैंड इंडिया, जैसे कि हम अभी इंडिया बोलते हैं हिंदुस्तान को पूरा। ठीक है, तो नेशन स्टेट एक सोवरेन कंट्री है हमारी। ठीक है, अपनी खुद की पावर्स है हमारी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि जो किसी और से हमको पूछना नहीं पड़ता अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो एक मॉडर्न नेशन स्टेट है हमारा कंट्री, है ना, इंडिपेंडेंट कंट्री है। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, जब 13th सेंचुरी में बोला गया था ना, मिनाज ई सिराज एक क्रॉनिकल थे। क्रॉनिकल जो कि ना हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी पास्ट में हो रहे थे तो उनके बारे में लिख रहे थे ये। ठीक है, जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, तो वो क्रॉनिकल्स होते हैं। तो वो उन्होंने पर्शियन में लिखा था कि जो एरिया है ना पंजाब से लेके हरियाणा तक, और जो ज़मीन है जो गंगा एंड यमुना के बीच में, तो ये ना टर्म पॉलिटिकल सेंस में उन्होंने यूज़ किया था। जैसे कि पार्ट है डोमिनेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो उन्होंने क्या पॉलिटिकल सेंस में, पॉलिटिकल सेंस मतलब कि दिल्ली जो सल्तनत थी ना, एक पॉलिटिकल हो गया कि जो रूलर के बारे में बात करें कि उसका एरिया कितना था। डोमिनियन मतलब कि जैसे कि दिल्ली सल्तनत की ना कितने अथॉरिटी को मानने वाले लोग थे वहाँ पर, बहुत जितने भी रूलर थे ना छोटे मोटे, तो वो उनके अथॉरिटी को माना करते थे। तो इतने एरिया को उन्होंने बताया, पर इन्होंने ना साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था। साउथ इंडिया में जैसे कि चोला थे, तो वो पावरफुल थे, वो कड़ी टक्कर दे रहे थे, तो इन लोग कब्जा नहीं कर पा रहे थे, है ना, उनके ऊपर।
मिनाज ई सिराज जो थे ना, उन्होंने क्या बताया, जो पूरा एरिया तो बताया था उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, पर उन्होंने साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था। फिर 16th सेंचुरी में क्या हुआ, ये 13th सेंचुरी की बात की हमने, ठीक है। अब 16th सेंचुरी में जो बाबर आए थे हिंदुस्तान, तो वो डिस्क्राइब किए जोग्राफी, ठीक है, फौना जो हमारे यहाँ के जानवर थे, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो कल्चर जो था इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का, जैसे लोग रहते थे, ठीक है, और जितना भी उनका जो लैंग्वेज थी, ठीक है, और जो वो रिलीजन वगैरह फॉलो करते थे, उसके हिसाब से इन्होंने बोला था हिंदुस्तान, ठीक है, जो यूज़ किया था वर्ड उस कंटेक्स्ट में, ठीक है। इन चैप्टर तो हम समवॉट वेयर सिमिलर दी वे, तो 14th सेंचुरी में फिर बदल गया ये मीनिंग इसका, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे पोएट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया, आइडिया ऑफ जोग्राफिकल कल्चरल एंटिटी, तो जो जोग्राफिकल कल्चरल एंटिटी थी उसके बेस में उन्होंने पूरा टर्म जो था इंडिया हिंद यूज़ किया, ठीक है, जैसे कि इंडिया यूज़ करते हैं हम, तो इंडिया ना उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब ऐसे बोला गया है कि वर्ड यूज़ नहीं करते थे पहले, पर हाँ हिंद यूज़ किया गया था, द टर्म हिंदुस्तान यूज़ किया गया था, नॉट कैरी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग पे नहीं, पर उन्होंने जो कल्चरल एंटिटी और वो बाकी सारी चीज़ें देख करके बोला कि ये हिंदुस्तान है, ठीक है। बाबर ने भी बोला हिंदुस्तान जोग्राफी एंड फ्लोरा को देख करके। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर बोला क्या कि यूज़ किया गया हिंदुस्तान वर्ड, पर जो था जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मिनाज ई सिराज ने साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था, बाकी ने फिर इंक्लूड किया 13th-14th सेंचुरी, तो मीनिंग चेंज होता गया, ठीक है, वर्ड का। हिस्टोरियंस जो यूज़ करते हैं केयरफुली अबाउट द टर्म, ठीक है, ये ना डिफरेंट मीनिंग होते हैं, क्योंकि एक चीज़ के अगर पुरानी चीज़ मतलब पास्ट की अगर बात करें तो उस वर्ड का कुछ और मीनिंग होता था, अभी कुछ और मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि टर्म एक एग्जांपल दिया यहाँ पर फॉरेनर की बात करें तो वो होता है हमारे यहाँ, अगर अभी की बात करें फॉरेनर कौन होगा, जो दूसरे देश से आया है ना, जैसे कि पाकिस्तान का या फिर कोई चाइना का आया, तो वो फॉरेनर रहेगा ना हमारे यहाँ, एलियन एनिमी कहलाएगा वो, ठीक है। एक फ्रेंड एनिमी जो एक होता है ना, फ्रेंडली एनिमी होता है, और एक होता है एलियन एनिमी, ठीक है। सॉरी एनिमी बोल दिया, एनिमी तो दुश्मन होते हैं ना, दूसरे देश से आते हैं, ठीक है, तो मतलब दुश्मन हो गए एनिमी तो, पर छोड़ो। अच्छा, ये हम बता रहे थे कि फॉरेनर जो होते हैं ना, तो जो विदेशी हुए वो फॉरेनर होते हैं आज के टाइम पर। इन मीडिएवल पीरियड में फॉरेनर का क्या मतलब होता था, एनी स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर जो कि अपीयर्ड है, अगर विलेज से आप गाँव में जा रहे हैं तो आप वहाँ के फॉरेनर हैं, ठीक है, और गाँव से अगर आप सिटी में आ रहे हैं तो आप वहाँ के फॉरेनर हैं, तो इस तरीके का हो जाता था। हु वॉज नॉट उनकी सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं था, तो वो उसके लिए फॉरेनर यूज़ करते थे। हिंदी में परदेसी और पर्शियन में अजनबी बोलते थे, ठीक है। सिटी ड्वेलर जो कि सिटी में रहने वाला है, तो वो फॉरेस्ट ड्वेलर उसके लिए फॉरेनर कहलाएगा, ठीक है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं उनके लिए ना वो फॉरेनर कहलाएगा। और टू पीजेंट जो दो किसान हैं एक ही विलेज में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। टू ईच अदर, इवन अगर उनकी कास्ट और रिलीजन डिफरेंट है पर वो एक ही विलेज में रहते हैं, तो वो फॉरेनर नहीं कहलाएंगे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज क्या है, ठीक है। हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, हिस्टोरियंस के पास में कई सारे सोर्सेज है जिसके थ्रू वो पास्ट का पता लगाते हैं, जैसे कि पीरियड ऑफ स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, जिस पे बेस्ड होती है उनकी, ठीक है। लास्ट ईयर हमने एग्जांपल देखा था कि जैसे गुप्ता डायनेस्टी था, हर्षवर्धना था। इन दिस बुक हम देखेंगे अबाउट दी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बारे में देखेंगे हम, जो कि 700 से 750 के बारे में देखेंगे, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी हमको इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है। तो कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले थे उनके, जैसे कि हमने जब 6th क्लास में भी पढ़ा था कि जो आयरन पिलर था, तो आयरन पिलर में लिखा हुआ था रूलर का नाम चंद्रा, और गुप्ता डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था, ठीक है। तो ये भी देखा था हमने। और हर्षवर्धना जो थे उन्होंने प्रशस्ति लिखा करते थे, और वो प्रशस्ति इन दी प्रेज ऑफ कहते हैं, तारीफ लिखी जाती है उसमें राजा की बहुत ज़्यादा, तो प्रशस्ति लिखी गई थी हर्षवर्धना की, बाण भट्ट ने लिखी थी, उनके कोर्ट पोएट थे। और हर्षवर्धना बिलोंग करते थे पश्यभूति डायनेस्टी से, ठीक है, और वर्धना भी कहते थे। यू विल नोटिस कंटिन्यूटी, तो और भी देखेंगे हम सोर्सेस जिसके थ्रू हिस्टोरियंस ने पता लगाया इस पीरियड के बारे में। स्टिल हम कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड, इस पे भी डिपेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। कॉइन्स मिलते हैं, कुछ आनास थी ना, उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था, ठीक है, याद है। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, तो उसमें ना और ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी भी रहती है थोड़ी बहुत। नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड, जो कि कई सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड है ना, वो मतलब इंक्रीज़ होते गए हैं, बढ़ते गए हैं, दे स्लोली, तो क्या हुआ कि डिस्प्लेस भी हो गए हैं, थोड़े से गुम भी गए हैं जो इन्फॉर्मेशन है थ्रू दिस पीरियड, तो ग्रेजुअली बिकम द चीपर, तो थ्रू जो पेपर था ना इस टाइम पर ना चीप हो गया था और ज़्यादा सस्ता हो गया था, सस्ता भी हो गया था और अवेलेबल भी हो गया था, ठीक है, वाइडली अवेलेबल भी हो गया था। जैसे कि अगर वैल्यू ऑफ पेपर की बात करें, मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी में जो स्कॉलर थे ना, तो कॉपी करना चाहते थे वो बुक को, ठीक है, तो आप कॉपी कैसे करें, उनके पास पेपर नहीं था, तो वो क्या करते थे, पहले की जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो उनके लिए यूजेबल नहीं थी, जो मतलब उनको नहीं चाहिए थी, फालतू हो गई थी, तो उसको धुल देते थे और फिर उसी में लिख दिया करते थे, ठीक है, सुखाने के बाद। और फिर क्या हुआ, एक सेंचुरी बाद 13th की बात किया, 14th सेंचुरी में क्या हुआ, इफ़ यू वॉच सम
अगर आप फूड लेके आ रहे हो, ठीक है, और वो फूड आपको शॉपकीपर ने पेपर में दिया है तो आप लकी हैं, ऐसा कहा जा रहा था, ठीक है। अभी बात देखते हैं, पीपल यूज़ कर रहे थे होली टेक्स्ट, राइट, पेपर को यूज़ कर रहे थे पीपल जो थे होली टेक्स्ट लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स, जो रूलर के टाइम पर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो लिखने के लिए, ठीक है, लेटर्स लिखने के लिए, टीचिंग्स ऑफ सेंट, जो भी सेंट जो थे वो थे ना साधु संत, तो उनकी टीचिंग्स जो भी बोलते थे, पिटीशन, जुडिशियल रिकॉर्ड वगैरह लिखने के लिए, रजिस्टर करने के लिए अकाउंट्स एंड टैक्सेस को। तो होली टेक्स्ट क्या होता है? होली टेक्स्ट ना मतलब जैसे कि बाइबल हो गया क्रिश्चियंस का, भगवद गीता जो कि हिंदुज़म की, और जो मुस्लिम्स की कुरान हो गई, तो होली टेक्स्ट कहलाती है, सेक्रेट बुक कहलाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कलेक्ट की गई थी, वेल्दी पीपल एंड रूलर्स ना कलेक्ट किया करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट को अपने पास रखा करते थे मोनेस्ट्रीज़ एंड टेम्पल्स में, ठीक है। मोनेस्ट्रीज़ जो हुआ करती थी जहाँ पर मॉन्क्स रहते थे, ठीक है, जो जैन और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना, वो मोनेस्ट्रीज़ में रहा करते थे। देवर प्लेस, तो उनको लाइब्रेरीज आर्काइव्स में रखा जाता था। आर्काइव्स क्या होती है? ऐसी प्लेस होती है जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर ना मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वहाँ पर रखे जाते हैं। जैसे कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है ना अभी दिल्ली में, तो वहाँ पर कई सारी पुरानी डॉक्यूमेंट्स रखी हुई हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे रहते हैं वहाँ पर, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं ना वहाँ पर रखे रहते हैं, ओल्ड ट्रांजैक्शन वगैरह। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो देते ही हैं ये डॉक्यूमेंट्स, पर इनको यूज़ करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब क्यों डिफिकल्ट होता है ये भी हम आप बताते हैं अभी आपको। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, तो उस टाइम पर ना कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस तो बाद में आई थी, जब जर्मनी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था, ठीक है, तो वो आई थी। दोज डेज, तो स्क्राइब थे ना, जो स्क्राइब जो कॉपी किया करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को बाय हैंड, तो हाथों से ही कॉपी किया करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। इफ़ यू एवर कॉपी, जब हम अगर आपने कभी भी कॉपी किया होगा नोट्स या फिर अपने दोस्त का जो होमवर्क है वो कॉपी करते हैं, तो उसमें ना जो ये सिंपल एक्सरसाइज, यू विल नो दैट इज़ नॉट अ, तो सिंपल एक्सरसाइज नहीं होती है ये। जब आप ना कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने मन से उसको नहीं लिख देते हो समझ के थोड़ा बहुत कि ये तो ऐसा होगा, ठीक है। तो उसको ना ऐसे ही वो उन लोग भी गैस करके, जो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो गैस करके ना लिख देते थे उसको। तो एज अ रिजल्ट तो क्या होता था, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट में, ओरिजिनल कॉपी में, और जो दूसरी कॉपी आपके फ्रेंड के होमवर्क में और आपकी कॉपी में, तो डिफरेंस रह जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कॉपी की जाती थी सिमिलर तो रहती थी, ठीक है, एज स्क्राइब कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट, दी ऑल्सो इंट्रोड्यूस कर देते थे स्मॉल चेंजेस, जैसे कि वर्ड हेयर, सेंटेंस देयर, तो मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस आ ही जाता था। स्मॉल डिफरेंस जो सेंचुरीज से होता आया, तो मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ दी, तो ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट में। देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज रियरली जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करती थी उसकी कॉपी भी अगर की गई ना तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता था। टोटली डिपेंड अपॉन दी कॉपीज़, अगर कॉपीज़ में जो डिपेंड करते थे स्क्राइब्स, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरियंस ना डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट के वर्जन देखने पड़ते हैं उनको, ताकि मैच कर सकें उसको, ठीक है, उसको फिर उसमें से इन्फॉर्मेशन ले सकें, ठीक है, तो वो भी डिफरेंट मतलब डिफ़िकल्ट होता है। ऑन ओकेजन ऑथर्स जो रिवाइज करते थे देयर क्रोनिकल्स, अब ऑथर्स जो लिखा करते थे ना, सेम ऑथर ने लिखा है, जो लिखने वाला है क्रोनिकल्स अगर उन्होंने लिखा है, डिफरेंट टाइम्स में लिखा है, तो उसमें भी वो चेंजेस इंट्रोड्यूस कर देते थे। जैसे कि 14वीं सेंचुरी में क्रोनिकल्स जो होते थे, से ज़ियाउद्दीन बरानी, तो इन्होंने लिखा क्रोनिकल 1356 में, और फिर इनका दूसरा वर्जन भी आया इनके क्रोनिकल्स का 2 साल बाद। द टू डिफरेंट, तो दोनों ना एक दूसरे से डिफरेंट थे। हिस्टोरियंस डिड नॉट नो, तो फर्स्ट वर्जन के बारे में हिस्टोरियंस को नहीं पता, तो क्योंकि वो खो गया है लाइब्रेरी के कलेक्शन में, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना भी। यहाँ पे ना 2 फॉर्म्स ऑफ राइटिंग दिए हुए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग भी हुआ करते थे। जैसे कि रीडिंग पर्शियन और अरेबिक की बात करें तो डिफ़िकल्ट होता था उनको पढ़ना। नेस्टैलिक स्टाइल था एक, इज़ अ कर्सिव एंड ईजी, तो नेस्टैलिक स्टाइल जो था कर्सिव और ईजी था, ठीक है, और बाकी शिकस्ते स्टाइल था ना वो टेंसर था एंड मोर डिफिकल्ट। यदि को पास पास लिखा हुआ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, तो इनको समझना भी डिफिकल्ट होता है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करें तो स्टडी ऑफ द थाउजेंड्स ईयर्स 700 से 715 इस 50 के बारे में जो हम देख रहे हैं, ह्यूज चैलेंज है हिस्टोरियंस के ऊपर, ठीक है। तो कई सारे ना वेराइटी ऑफ जो डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे इसी टाइम पर। तो जैसे कि अगर बात करें न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयरेंस हो रही थी, जैसे कि पर्शियन व्हील आई थी। पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए यूज़ हो रही थी। पर्शियन व्हील का यहाँ पे ना डायग्राम भी दिया है, ये देखो पर्शियन व्हील है, इरिगेशन के लिए यूज़ हो रही थी ये, ठीक है। और जो स्पिनिंग व्हील ना वीविंग के लिए, कपड़े जो बनाते हैं ना उसके लिए यूज़ हो रही थी। फायर आर्म्स जो कि हथियार थे कॉम्बैक्ट लड़ाई के लिए यूज़ हो रहे थे। न्यू फूड्स आ रहे थे, खाने की चीज़ें आ रही थी। बेवरेजेस जो कि पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो अराइव हो रही थी सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि पोटैटोज़, कॉर्न, चिली, टी और कॉफ़ी, ये सब ना बाहर से आया है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें बाहर से इंट्रोड्यूस हुई थी। चिलीज़ जो कि मिर्ची हो गई, ठीक है, कॉर्न मक्का होता है ना जो भुट्टा होता है वो, और टी तो पता ही है, चाय तो अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा पीते थे तो वही लेकर के आए थे और ट्रेड कर रहे थे हमारे यहाँ से चाय बेच बेच के।
और पोटैटोज़, आलू वगैरह। रिमेंबर दिस ऑल इनोवेशन जो है ना, टेक्नोलॉजीज़ थी, क्रॉप थी, तो ये सब न्यू थी हमारे लिए। केम अलॉन्ग विद द पीपल, जो बाहर से लोग आ रहे थे ना, वो ये सारी चीज़ें लेकर के आए थे। हु ब्रॉट आइडियाज़ भी लेके आए थे विद देम एज वेल। एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस। तो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, सारे चेंजेस हो रहे थे इसमें, ठीक है। कई सारे सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, तो ये सारे चेंजेस हो रहे थे। कल्चरल भी हो रहे थे, नए नए धर्म आ रहे थे, ठीक है, तो ये भी हो रहा था। और लोगों की भक्ति मूवमेंट भी हुआ था, ठीक है। इससे चैप्टर 5, 6, 7 में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जो नई नई क्रॉप्स वगैरह तो इंट्रोड्यूस हुई थी, चाय की लत लगा दी थी अंग्रेज़ों ने, है ना। अब तो सब चाय पीते रहते हैं, पहले नहीं थी ना चाय, पहले तो दूध पिया करते थे, सब शक्तिमान थे। उसके बाद में इन्होंने, उनको पता था इंडिया के लोग ना बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, शक्तिमान है, तो इन लोग सबको कमज़ोर बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने चाय इंट्रोड्यूस कर दी, सब चाय पीने लगे। और फिर चाय के लिए उनकी तो क्रॉप बढ़ गई, उनकी तो अर्निंग बढ़ गई थी इससे, है ना। छोड़ो, दिस वॉज अ पीरियड ऑल्सो पीरियड ग्रेट मोबिलिटी। तो इस टाइम पर ना ग्रेट मोबिलिटी, बहुत ज़्यादा ना लोगों का मूवमेंट भी हो रहा था। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस इन अ सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो लोग ना ट्रैवल कर रहे थे, बड़े बड़े मतलब जो दूर दूर तक जाया करते थे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट हो गई उसके लिए। बाहर से ना कई सारे लोग आ रहे थे कि अपनी किस्मत को आजमाने के लिए हमारे सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया जो था ना, ऐसी थोड़ी ना सोने की चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया था, बहुत वेल्थ थी हमारे यहाँ। लोग ना बहुत मतलब काम करते थे, कोई भीख नहीं मांगा करता था, बहुत अच्छी कंट्री थी हमारी, मतलब पूरा सब कॉन्टिनेंट था। तो उसमें ना फॉर्च्यून, मतलब लोग ना अपना किस्मत आजमाने के लिए आया करते थे यहाँ पर, कि यहाँ पर आएंगे तो उनकी किस्मत चमक जाएगी, है ना। अंग्रेज़ भी तो अपना ट्रेड करने के लिए आए थे इंडिया में। क्यों आए थे? कि उनको पता था इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के जो मसाले थे, ठीक है, और जो कपड़े हो गए और कई सारी चीज़ें थी जो बेचा करते थे, अरब वाले जो बेचा करते थे इंडिया से ले जाके यूरोप में। तो वो लोग ना पगला रहे थे इंडिया के लिए कि इंडिया कहाँ है, और अरब वाले अच्छा महंगा बेचते थे, उनको ख़रीदना पड़ता था। तो उन लोगों ने ना इंडिया को ढूंढने के लिए पागल हो गए थे एकदम। जब वो ढूंढने निकले ना इंडिया को कहाँ से जाएँ, सी रूट पता लगा रहे थे, क्योंकि लैंड पे तो पूरा ज़मीन थी ना, उस पर कब्जा करके रखा था अरब ने। तो वो लोग पता लगा रहे थे। तो उस टाइम पर ना उन्होंने साउथ अमेरिका को ढूंढ लिया, है ना। साउथ अमेरिका में गए तो उनको लगा इंडिया है, तो चिल्लाने लगे इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, हर जगह ऐसे ही कर रहे थे। तो ना फिर बाद में उनको जब वास्को डी गामा आया, फिर इंडिया मिला था उनको, पागल हो गए थे इंडिया को ढूंढने के लिए वो लोग। तो आप आगे देखते हैं। वन ऑफ द ग्रुप, तो इन्हीं में से ना एक पीपल था इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत। राजपूत जो थे ना, डिराइव, राजपुत्रा से डिराइव हुआ है। सन ऑफ द रूलर्स, मतलब कि जो रूलर का बेटा, ठीक है, राजा का बेटा। बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी में ना जो टर्म था ना अप्लाइड होने लगा, जनरली लोगों को बोलने लगे, जैसे कि ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हो गए जो कि क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। एंड द टर्म इंक्लूड्स नॉट जस्ट रूलर, तो रूलर नहीं बल्कि चीफ्टियन जो होते थे, सोल्जर हो गए, ठीक है, कमांडर हो गए, तो उन सबको राजपूत कहने लगे थे। मोनार्क हो गए ओवर दी ऑल सब कॉन्टिनेंट में, है ना, ओवर दी सब कॉन्टिनेंट। एक ना चिवैलरी कोड ऑफ कंडक्ट था इनका, मतलब कि हॉनेस्ट रहना, ठीक है, औरतों से अच्छे से बिहेव करना, तो इनका कोड ऑफ कंडक्ट था। एक्सट्रीम वेलर, बहुत ज़्यादा इनके पास ताकत थी। ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी थी। बड़ी क्वालिटीज़, तो ये क्वालिटीज़ थी राजपूत की। बादिया पोएट एंड बाज, ठीक है, तो ये ना इनकी कौन लिखता है, ये पोएट्स, और जो उनके पोएट्स होते थे ना, ये सब लिखा करते थे। बाज भी पोएट ही होता है। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, और भी ग्रुप्स थे पीपल के, जैसे कि मराठास हो गए, सिख, जाट, अहोम्स जो कि असम में थे, ठीक है, कश्यतास। ये कास्ट एंड सब्सक्राइब, कशिदास क्या थे, कशिदास थी या कास्ट थी, सब्सक्राइबर्स जो कि सॉरी सब्सक्राइबर स्क्राइब्स हो गए, सेक्रेटरीज हो गए। ऑल्सो यूज़ दी अपॉर्चुनिटी टू दी एज, तो ये लोग भी अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर रहे थे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होने। सभी ना बहती गंगा में हाथ धो लो, जल्दी जल्दी से ना इंपॉर्टेंट बन जाओ, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट, फिर टैक्स लो, पावर आ जाएगी, ठीक है, अथॉरिटी आ जाएगी, अब फिर मज़े करो। तो यही चल रहा था, सारे रूलर्स अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल ना क्लियरिंग हो रहा था, मतलब फॉरेस्ट को काट रहे थे, ठीक है, और एग्रीकल्चर करना शुरू कर रहे थे। फॉरेस्ट काट के उस जगह पर एग्रीकल्चर शुरू हो रहा था, फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज इन अदर्स। तो हैबिटाट जो था ना, तो लोग जो थे अपना हैबिटाट चेंज कर रहे थे फॉरेस्ट ड्वेलर से, अब माइग्रेट करके वो ना, और क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया था उन्होंने। टिलिंग जो ज़मीन थी ना उसको तैयार कर रहे थे खेती के लिए, बिकम पीजेंट, और पीजेंट बन रहे थे, ठीक है, किसान बनते जा रहे थे। न्यू पीजेंट ग्रुप जो है इमर्ज होता जा रहा था, इन्फ्लुएंस रीजनल मार्केट में, ठीक है, तो पीजेंट ग्रुप भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंशियल हो गया था और बड़ा होता जा रहा था। चीफ्टियन प्रीस्ट हो गए थे, मोनेस्ट्रीज हो गई थी, और टेम्पल्स हो गए थे। दे बिकेम पार्ट ऑफ, तो ये पार्ट बन गए थे लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के, एंड इनको ना टैक्स पे करना पड़ता था, गुड्स एंड सर्विसेज टू दी लोकल लॉर्ड्स। हैबिटाट क्या होता है, जहाँ पर आप रहते हैं ना वो हैबिटाट हो जाता है, जैसे कि आप रहते हो जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन है वहाँ पर, और रीजन है, सोशो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल है, तो उस तरीके का जो हैबिटाट हो जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं जो
अभी क्या बोल रहे थे कि जो इनको ना जो पीजेंट निकल के आ रहे थे तो उनको गुड्स एंड सर्विसेज तो टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि ज़मींदार वगैरह और जो थोड़े बहुत ऊँचे जो चीफ्टियन वगैरह थे, तो उनको एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सोशल डिफरेंसेस इमर्ज होने लगे थे पीजेंट के बीच में। अब क्या हुआ, कुछ पीजेंट जो थे अमीर हो गए, कुछ गरीब रह गए, कुछ ना मोर प्रोडक्टिव, उनके पास में ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी, और कुछ जो थे सिर्फ जानवर पाल रहे थे, और कम कुछ जो थे कंबाइंड काम किया करते, जैसे कि आर्ट वाला क्राफ्ट वाला वर्क भी कर लिया और एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर ली। लीन सीजन में, लीन सीजन मतलब कि जब आपने क्रॉप लगा दी, ठीक है, अब क्रॉप को बड़ा होने में भी तो टाइम लगेगा ना, तो उस टाइम पर क्या करोगे, तो उस टाइम पर हार्वेस्ट तक के लिए तब तक वो दूसरी काम भी कर लिया करते थे। एज सोसाइटीज़ बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, और ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे। पीपल ना जातीज़ में और सब कास्ट में भी रैंक होने लगे थे, ग्रुप बना लिए था उन्होंने, ठीक है, बैकग्राउंड अपने ओकेशन के, जैसा भी वो ऑक्यूपेशन के काम जो भी वो काम किया करते थे उस हिसाब से उन्होंने सब कास्ट और जातीज़ वगैरह बना ली थी। रैंक था ना वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था, वेरी करता था, जितनी आपके पास पावर है, जितनी आपके पास रिसोर्सेज है, जितना ज़्यादा आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वही होता था मेंबर ऑफ जाति, ठीक है। तो जाति जो ना मतलब पावर, जो रैंक, जितनी भी आपके पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, रिसोर्सेज हैं, तो उस हिसाब से आप कहलाओगे, जो रैंक होगा आपका, ठीक है। स्टेटस जो था सेम जाति कुल वेरी फ्रॉम, तो जाति का स्टेटस भी ना एक एरिया से दूसरे एरिया में वेरी कर रहा था। जाति फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स, तो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे इन लोग, मैनेज करने के लिए अपने कंडक्ट, जितने भी मेंबर्स थे ना, सब अपने इनको रूल्स और रेगुलेशन वो फॉलो करने पड़ेंगे। दीज रेगुलेशन, जो ये रेगुलेशन थे ना, इन्फोर्स किए जाते थे असेंबली ऑफ एल्डर्स, जो बड़े लोग थे ना वो इसको बनाते थे रूल्स एंड रेगुलेशन को, और इंश्योर करती थी कि सभी लोग इसको फॉलो करें। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज, जाति पंचायत भी बना दी थी इन्होंने, मतलब जाति पंचायत, अब मतलब सब कुछ कर दो। जाति इस पर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो, तो इनको रूल्स, जो विलेज के भी रूल फॉलो करने पड़ते थे और अपने ग्रुप के भी रूल फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चीफ्टियंस, कुछ विलेजेस थे गवर्न कर रहे थे, चीफ्टियंस गवर्न कर रहे थे। टुगेदर दे वर दी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ, तो कुछ विलेजेस जो थे चीफ्टियंस थे, ठीक है, तो अभी ये ना एक स्मॉल यूनिट कहलाता था स्टेट का, अगर ये सारे विलेजेस को मिला करके, ठीक है। अब आगे का चैप्टर ना सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।